हेलो बच्चों, नमस्कार। यूनिक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए विज्ञान मॉडल सेट नंबर 3, जिसमें आपको 40 नंबर का पूछेगा, 40 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो आपको चलिए सबसे पहले प्रश्न से चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न में है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्योंकि परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का होता है बराबर होता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर ये किरण आएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस। चलिए, इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। तो एफ निकालने के लिए आर का हाफ करेंगे, तो 54 का हाफ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आपका 27 सेंटीमीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उतना ही लंबाई का समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग इसमें से सबसे पहला ऑप्शन दिया है गाड़ी के साइड मिरर में, या गाड़ी की हेडलाइट में, या अपना चेहरा देखने के लिए। तो गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं उत्तल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं आपका अवतल दर्पण। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। छठा प्रश्न है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी आपका हीरा में। ठीक है, बर्फ में, केरोसिन और वायु और हीरा, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो हीरा में होगा। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। आठवां प्रश्न है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के सामने कौन सी जगह पर रखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच। नवा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। 10वां प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा। तो 3 गुना बन रहा है तो इसका आवर्धन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो जितना गुना प्रतिबिंब आवर्धित बनता है उसी को बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र के दृष्टिपटल में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का, तो चाहिए 4 अक्षर वाला, मतलब अवतल लेंस चाहिए। यदि दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर कितने अक्षर का है, 2 अक्षर का, तो चाहिए इसको 3 अक्षर वाला, मतलब उत्तल लेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है अनंत, निकट बिंदु होता है 25। तो यहाँ पर दूरबिंदु पूछा है इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 14वां प्रश्न है, दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन से क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, श्वसन से ऊर्जा मुक्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 15 है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन उपयोग करते हैं। कौन सा गैस, नाइट्रोजन। 16 है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना एक प्रकार की अभिक्रिया है,
तो जंग लगने में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसमें हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 17 प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन उस पदार्थ को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसमें क्या है, कार्बन अकेले है। ठीक है, अब कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का योग हुआ है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा आपका उपचयन पदार्थ। ठीक है, चलिए इसके बाद 18 प्रश्न है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो पहला ऑप्शन है AgNO3 NaCl मिल रहा है, तो बन रहा है NaNO3 AgCl। तो इसमें देखिएगा, इधर Ag कितना है, एक है, इधर कितना है, एक सिंगल है, इधर है N सिंगल है, इधर भी N सिंगल है, NO3 है, NO3 है, Na सिंगल है, Na सिंगल है, Cl सिंगल है, इधर भी Cl सिंगल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 19 में क्या प्रश्न बोल रहा है, देखिएगा 19 बोल रहा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो लौह चूर्ण जैसे मान लीजिए कि Fe है, इसमें हम क्या डाल दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डाल दिए, तो इससे क्या होगा, FeCl2 बनेगा, FeCl2 बनेगा और इसके साथ साथ H2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। तो रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करेगा इसमें कौन, लिटमस। लिटमस में क्या होता है कि यदि हम लिटमस पेपर पे अम्ल डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। यदि हम उस पर क्षार डालेंगे तो लाल लिटमस पेपर क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रंग सूचक का उपयोग होता है लिटमस। 21 प्रश्न है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसके बाद 22 प्रश्न है, 22 प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। 23 प्रश्न है, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो H2 + O2 मिल रहा है, मिल करके एक उत्पाद बना रहा है। दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाता है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको देखिएगा 24 प्रश्न है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फल में आपका पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिएगा 25 प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन होगा तो गैस उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, चूने के पानी को दूधिया कर देगा। ठीक है, चलिए 26 प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो नीला को लाल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अम्ल है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 2 होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 27 प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। तो अमीबा जो है खाद्य रिक्तिका अंग में भोजन का पाचन करता है। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है अमीबा में, तो खाद्य रिक्तिका में। 28 प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन पाई जाती है। 28 प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसमें प्रोटीन का पाचन करता है पित्त। 28 प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। तो पाचन प्रक्रिया में अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन। ठीक है, 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो प्राणी समभोजी पोषण होता है अमीबा में। 30वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद 2 नीलय। 31 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। तो भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है पित्त। चलिए इसके बाद देखें अगला प्रश्न क्या है। 32 प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है।
तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होता है कोशिका गुच्छ। ठीक है, क्या होता है? कोशिका गुच्छ। 33 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो काम नहीं होता है उसका सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन है जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों द्वारा जल तथा खनिज और लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। यह पौधा में ताप का नियमन करता है। सही है। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है यह भोजन का संवहन करता है। ये गलत आपका ऑप्शन है। भोजन का संवहन कौन करता है? तो भोजन का संवहन जो होता है वो फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए इसको देखते हैं। 34 प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो इसमें एक लिंगी पौधा है आपका पपीता। ठीक है, पपीता क्या है? एक लिंगी पौधा है। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ से देखिएगा ये पहले से क्या है? कोई जल है। यहाँ से देखिएगा कोई दूसरा नया पौधा उत्पन्न हो रहा है। जब कोई एक ही पौधा में उसी प्रकार का एक नया पौधा उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं मुकुलन। यहाँ से देखिए उसी टाइप का एक पौधा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार का एक पौधा नया जन्म लिया है तो इसको बोलेंगे मुकुलन। ठीक है, तो इस आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 36 प्रश्न है, लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। और लड़कियों में करता है एस्ट्रोजन। 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग है? पहला ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय या शुक्राशय। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, गर्भाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। 38 प्रश्न है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं? सौर ऊर्जा से कौन उत्पन्न नहीं होता है वो पूछ रहा है। तो भूतापीय ऊर्जा पहला ऑप्शन है, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है पवन ऊर्जा, इसके बाद है जैव मात्रा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होगा? पवन ऊर्जा उत्पन्न होगा, सूर्य के प्रकाश से क्या होगा? जैव मात्रा उत्पन्न होगा, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा 39 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको बोलते हैं कि जो पुनः उपयोग में लाया जा सकता है और जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सौर ऊर्जा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट 40 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है वो आपका चुनना है। तो पहला लकड़ी ऊर्जा का स्रोत है, गोबर गैस ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है ना, तो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत ये नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।